हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा एक तो हर्ड इम्यूनिटी हम डिस्कस करेंगे क्या है, और IMR MMR मैल न्यूट्रिशन, इसके ऊपर एडिटोरियल आया है तो डिस्कस करेंगे। NRA डिस्कस करेंगे, स्पुतनिक V डिस्कस करेंगे, कुलभूषण जाधव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ये लगातार न्यूज़ में है। हांगकांग में जब से नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा उसके बाद से ये न्यूज़ में है तो डिस्कस करेंगे। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम डिस्कस करेंगे RBI की। NSFE RBI का जो 5 साल का एक पॉलिसी बनाया है तो वो डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में PCMA हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ ट्वीट्स करे थे। तो जुडिशरी का के ऊपर जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उसे कम करने की कोशिश करी थी। तो ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन थे। तो वो कन्विक्टेड, जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कन्विक्टेड पाए गए थे, गिल्टी, और उनकी सजा के ऊपर डिस्कशन होना था कल 20 अगस्त को। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को टाइम दिया है थोड़ा सा और कि अपने स्टेटमेंट में कंसिडर करें। मतलब अगर प्रशांत भूषण माफी मांग लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई सजा उन्हें नहीं देगा, मैक्सिमम 6 महीने की सजा उन्हें हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल प्रशांत भूषण को टाइम दिया है। इंपॉर्टेंट ये है, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पता होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है अगर हम कोर्ट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या कोर्ट, हाई कोर्ट के अगेंस्ट डेरोगेटरी पब्लिक में आके, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बोले, तो उसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक में जुडिशरी के ऊपर जो भरोसा है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उससे सोसाइटी में एनार्की हो सकती है। तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। ठीक है, तो ये प्रशांत भूषण ने, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कहा था, ठीक है, उन्होंने पुराने जो चीफ जस्टिस रहे हैं 2000 खासकर 14 के बाद 4 चीफ जस्टिस के अगेंस्ट उन्होंने डेरोगेटरी एक तरीके से ट्वीट करे। ठीक है, ये एक न्यूज में है। उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट ये है कि जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है पिछले साल, आपको एक तो डेट पता होनी चाहिए, पिछले साल कब खत्म हुआ था, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया था ताकि जम्मू कश्मीर का एज अ प्रिकॉशनरी मेजर माहौल खराब ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन करते आए हैं, पब्लिक को भड़काना और फिर वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी करवा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, माहौल खराब हो सकता है, बसें जल जाती हैं कई बार। तो एक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के उसमें अंडर हाउस अरेस्ट किया हुआ था, या अरेस्ट कर लिया गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्हें अलाउ किया कि वो मिल सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अदर लीडर्स से, क्योंकि वहां पर PSA लगा हुआ है बहुत सारे लीडर्स के ऊपर। ठीक है, ये लिखा हुआ भी, इट वाज अ मीटिंग आफ्टर 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 में ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, तो उसके बाद से ये रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके अलावा 29% डेलीटीज डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस। इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग होता है दिल्ली जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? पहले तो आपको ये समझना है कि इस 29% का मतलब क्या है। 29% एंटीबॉडीज डेवलप कर चुके हैं वायरस में, मतलब दिल्ली में 29% कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, पास्ट में, मतलब हो सकता है वो मई में इन्फेक्ट हो गए हैं, कोई जून में इन्फेक्ट हो चुके हैं और अपने आप रिकवर भी हो चुके हैं। मतलब दिल्ली में हर 100 में से 29 लोग कोविड-19 इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और अगर हम बोलें दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो लगभग 60 लाख लोग। इसका मतलब ये हुआ, ये कहाँ से पता चला है? सीरो सर्वे हुआ है। सीरो सर्वे में क्या किया जाता है? सीरो सर्वे में ब्लड सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि किस किसके ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं कोरोना से लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज उसी के ब्लड में डेवलप होते हैं जो कभी कोरोना इन्फेक्टेड रहा हो पिछले कुछ महीने में। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने एंटीबॉडीज की लाइफ है जो एक्टिव है ज़्यादा किसी भी बॉडी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में कोरोना इतना फैल चुका है और लोग अपने आप रिकवर हो चुके हैं कि अब फिलहाल उन्हें कोरोना
नहीं होगा। 29% सीरो सर्वे के हिसाब से 29% लोगों को कोरोना हो चुका है पास्ट में और रिकवर भी हो चुके हैं। और आपको ये पता होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आरटीपीसीआर एक टेस्ट होता है जिससे प्रेजेंट में पता चलता है कि अभी कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं या नेगेटिव है, क्या है। आरटीपीसीआर में प्रेजेंट में पता चलता है। 2 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव होकर हम ठीक हो चुके हैं, आरटीपीसीआर में वो नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट में। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है, देखिए। अब अगर मैं बोलूँ ये पब्लिक है, मैं ऐसे सर्कल सर्कल बना लूं। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है, देखिए हर्ड इम्यूनिटी क्या है। मान लिया कि इन सब में एंटीबॉडीज बीच बीच में डेवलप हो गए हैं, बीच बीच में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं। जिसमें मैंने टिक मारा वो कोरोना पॉजिटिव होकर फिर रिकवर अपने आप हो चुके हैं। अब उससे क्या होगा कि अब मान लिया कि ये कोरोना पॉजिटिव हुआ ये बंदा, अब ये दूसरों में भी फैलाएगा, लेकिन ये दूसरों को कैसे फैलाएगा। अगर ये इसको फैला सकता था, लेकिन ये तो पहले ही कोरोना से रिकवर हो चुका है। अब ये कोरोना से रिकवर हो चुका है तो इसे दोबारा कोरोना होगा नहीं, एटलीस्ट 6 महीने तक नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज होते हैं बॉडी में, तो चेन टूट जाएगी। तो ये जो सीरियस सर्वे 29% बता रहे हैं, अगर ये परसेंटेज बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब ज्यादातर पब्लिक पहले ही कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएगी। और कम से कम अभी तक के जो डेटा है, अभी तक का डेटा जो साइंटिस्ट ने स्टडी करा है, ये कहा है एटलीस्ट 6 महीने तक तो उसे दोबारा कोरोना इंडिविजुअल को नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि 29% पॉपुलेशन एक बैरियर का काम करेंगे। और बाकी मान लो कि जैसे मैं अपने घर में एक बार कोरोना पॉजिटिव होके इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मेरे घर में 4 मेंबर और हैं, वो मेरे घर में है और मैं ही मार्केट में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सामान लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्योंकि एक बार कोरोना पॉजिटिव होके रिकवर कर चुका हूँ तो मुझे फिलहाल 6 महीने तक कोरोना नहीं होगा। तो मार्केट में मैं इन्फेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं इधर उधर जाऊंगा, इन्फेक्ट नहीं होऊंगा, तो मेरे घर वाले भी सेफ रहेंगे। तो मैं जो हूँ बैरियर का काम कर रहा हूँ, चेन को ब्रेक कर रहा हूँ कोरोना की, क्योंकि मुझसे मेरे घर वालों तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में यही 29% पब्लिक को कोरोना हो चुका है। ठीक है, जैसे कि धारावी मुंबई है, वहां 56% सीरो सर्वे के हिसाब से, फिर अब तो और ज्यादा होगा, 56% लोगों को कोरोना हो चुका है, रिकवर हो चुके हैं। तो वहां हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। हर्ड मतलब भीड़, हर्ड इम्यूनिटी, ज्यादातर लोग इम्यून हो चुके हैं कोरोना के लिए, दोबारा उन्हें कोरोना नहीं होगा, तो इसे हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम infectious disease that occur when sufficient percentage of population has become immune to an infection. नॉर्मली 50% से ज्यादा होने पर हर्ड इम्यूनिटी बोल दिया जाता है पॉपुलेशन में। तो दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपको एक पता होना चाहिए डेटा। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक तुरंत करें। बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है, बाद में मिस हो जाता है। और अगर आप एस्पिरेंट अलग अलग एग्जाम के, तो हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यूपीएससी के कंप्लीट लेक्चर्स हैं। ठीक है, बैंक एसएससी के भी कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और ओनली क्वांट के भी लेक्चर्स मिलेंगे। ये सारे लेक्चर्स बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज, 15 या 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फैकल्टीज को। उसके अलावा इसमें आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, तो सारे मॉक टेस्ट भी इसमें मिलेंगे आपको। स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा मिलेगा हमारे क्वेश्चन आईएएस ऐप में। तो ये एक एडिटोरियल है, मैरिज एज मिसकंसेप्शन। ये ऑथर बेसिकली बता रहा है कि क्योंकि अभी मोदी जी ने अनाउंस करा है 15 अगस्त को कि हम जो गर्ल्स की मैरिज एज है, गर्ल्स की मैरिज एज क्या है 18 और बॉयज की मैरिज एज 21। तो मोदी जी ने अनाउंस करा है कि कंसिडर कर रहे हैं हम कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ाने के लिए मिनिमम एज मतलब 21 साल कर दी जाए। ठीक है, अभी कमेटी स्टडी कर रही है कि अब गवर्नमेंट क्या कितना करती है, देखते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 21 साल कर दी जाएगी लड़कियों की मैरिज की एज। ठीक है, तो ये मोदी जी ने अनाउंस करा है। तो इसी को लेकर ऑथर कह रहा है कि वैसे मोदी जी ऐसा क्यों अनाउंस कर रहे हैं, ताकि एक तो हमारा फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो, उसके अलावा हेल्थ और न्यूट्रिशनल इश्यूज भी होते हैं गर्ल्स को लेकर, क्योंकि होता क्या है गर्ल्स की जल्दी मैरिज होगी तो उनकी पढ़ाई भी छूट सकती है, पढ़ाई भी जल्दी छूट जाती है। ठीक है, और उनके न्यूट्रिशन पे भी ध्यान नहीं दिया जाता, तो कई चीजें हैं, तो इसलिए मैरिज एज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ऑथर एक तरीके से ये बोल रहा है कि मेन इशू हमारे यहाँ गरीबी है।
ठीक है, अगर गरीबी को हमने एड्रेस कर लिया तो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो मदर और इन्फेंट का होता है, उनके बच्चों का होता है, वो अपने आप इंप्रूव हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या है। पहले हम समझ लेते हैं कि आईएमआर, एमएमआर और मेल न्यूट्रिशन क्या है। देखिए आईएमआर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। 1 साल से छोटे बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट। और आपको पता होगा एक चाइल्ड मोर्टेलिटी रेटो भी होता है, रेशो भी होता है, या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी होता है। इसको चाइल्ड किसे बोलते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं। इन्फेंट हम बोलते हैं 1 साल से छोटे बच्चे को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं कि इंडिया का आईएमआर, फॉर एग्जांपल इंडिया का आईएमआर 70, ये मान लिया कि 30 है, तो इसका मतलब क्या है कि हर 1000 बच्चों में 30 बच्चों की डेथ 1 साल से कम की उम्र में हो जाती है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसी मैटरनल मोर्टेलिटी में ये डिफरेंस इन दोनों में क्या है, एएमआर और एमएमआर में, कि मैटरनल मोर्टेलिटी में 1 लाख में देखा जाता है कि 1 लाख बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो जो मदर हैं, ठीक है, किसी भी मदर की अगर उनकी 1 लाख बच्चों के पैदा होने पर प्रेगनेंसी की वजह से उनकी डेथ होती है विद इन 42 वीक्स, इसमें टाइम डेडलाइन होती है 52 हफ्तों के अंदर, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के 52 हफ्तों के अंदर, 42 वीक्स के अंदर अगर मदर की डेथ होती है तो वे मैटरनल मोर्टेलिटी में आता है। तो 1 लाख माओं में कितनी माओं की डेथ हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है। तो इसे एमएमआर बोलते हैं और ये 1 लाख में देखा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में, नॉर्मली सभी चीजें 1000 में देखी जाती है, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है जिसमें हम प्रॉपर डाइट नहीं, मदर और बच्चे को नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है। ऑथर यही कहना चाह रहा है, गरीबी है, गरीबी की वजह से मदर और बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। प्रॉपर डाइट का मतलब है जैसे प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्योंकि गरीबी की वजह से जो भी उन्हें मिलता है गरीबों को रूखा सूखा वही खाते हैं। फल वगैरह, दूध वगैरह कई बार नहीं देते बच्चों को, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अलग अलग बीमारियां भी हो जाती हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी मैटरनल मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस होती जा रही है, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें प्रेग्नेंट वेमेन को कुछ अमाउंट 6000 भी दिया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है माँ का और बच्चे का, ठीक है। तो ये न्यूज में है। तो ऑथर बेसिकली क्या, अब मोदी जी का कहना ये है कि अब 18 साल में जब लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है, 18 साल में लड़कियों की शादी हो जाएगी, तो होगा क्या, एक तो हेल्थ का इश्यू हो जाता है, जल्दी उनकी मैरिज हो रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी जल्दी होंगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, एक तो रीजन ये भी है। दूसरा उनकी एजुकेशन वगैरह भी छूट जाएगी क्योंकि उनकी मैरिज जल्दी हो रही है, एजुकेशन के ऊपर भी, ठीक है, फर्क पड़ेगा, और न्यूट्रिशन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ मतलब न्यूट्रिशन की वजह से हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज हैं। अगर इनकी एज 21 साल कर दी जाए, एक तो उनकी एजुकेशन में फायदा होगा, हेल्थ भी प्रॉपर होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। इस वजह से मोदी जी कह रहे हैं कि 18 से 21 करना है, ठीक है। और ऑथर ये कह रहा है कि बेसिकली ये सारी चीजें पॉवर्टी, गरीबी से लिंक्ड हैं। अगर लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी तो न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, एजुकेशन वाली प्रॉब्लम, कई चीजें हैं जो गरीबी से लिंक्ड है। तो हमें गरीबी दूर करने की जरूरत है। ये एक एडिटोरियल है जो सेंटर ने परसों अनाउंस करा था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी, एजेंसी एनआरए। अब इसको समझना है कि एनआरए क्या है। देखिए अब पहले समझ लेते हैं। एक तो आईबीपीएस जो बैंक के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस बैंक के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसबीआई अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सेंटर गवर्नमेंट में जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, और रेलवे अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अब ये सब अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो सेंटर ये कह रहा है, अब इनके एग्जाम में भी प्री ईयर मेंस होता है। सेंटर ये कह रहा है कि इन एग्जाम्स के लिए एक सिंगल
एजेंसी होगी, एक कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, तीनों के लिए फिलहाल के लिए। बाद में और भी इसमें बोर्ड जोड़े जाएंगे जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, साल में 2 बार होगा, ठीक है, 2 पर ईयर, साल में 2 बार, और 3 साल के लिए वो स्कोर वैलिड होगा, ठीक है। और ये तीनों के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। फिर उसके बाद वो फर्दर रेलवे में या एसएससी में या आईबीपीएस में अप्लाई करेंगे, वो आगे फर्दर फिर एक तरीके का मेंस एग्जाम ले सकते हैं। तो प्री एग्जाम एक तरीके से कॉमन एग्जाम सीईटी ही होगा, और इसका फायदा बाकी एग्जाम्स में भी होगा। तो यहाँ पर ऑथर एक तरीके से एडवांटेज बोल रहा है, तारीफ कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ये भी बोल रहा है कि जॉब्स भी होनी चाहिए और ज़्यादा, ताकि इसके थ्रू ज़्यादा लोगों की नौकरियां लग सकें, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या है, एक तो देखिए लोग अलग अलग एग्जाम, रेलवे का एग्जाम है और साउथ के लोग नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग बंगाल की तरफ एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, रेलवे के एग्जाम बहुत दूर दूर दे रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि अब इसके सेंटर पूरे इंडिया में होंगे, तो सब अपने नेटिव विलेज के आसपास ही एग्जाम दे पाएंगे, या अपने नेटिव विलेज में ही या अपनी नेटिव सिटी जो है वहीं पर एग्जाम दे देंगे। तो ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा, तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, ये एक लोगों को फायदा होगा। बार बार एग्जाम देने के लिए बहुत टाइम और पैसा बर्बाद होता है, तो वो भी बचेगा। अब साल में क्योंकि सर्टेनिटी है, तो लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, तो प्रॉपर तरीके से फिर प्रिपरेशन होती है। ये सारे एडवांटेज हैं इसके, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के। तो गवर्नमेंट आगे अभी इसमें 1500 करोड़ से ज़्यादा अलॉट कर चुकी है, ऐसा अनाउंस करा है कि हम इसमें 1500 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसा खर्च करने वाले हैं। फिलहाल जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सीईटी कराएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा इंडिया टू एसेस ऑल वैक्सीन, एक न्यूज़ में है, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है, जिसे हम फॉरेन मिनिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि स्पुतनिक 1 एक रशिया की जो वैक्सीन है कोविड-19 की, स्पुतनिक V वैक्सीन, स्पुतनिक रशिया की पहली सैटेलाइट थी, फर्स्ट सैटेलाइट, उसका नाम था 1957 में लॉन्च करी थी रशिया ने, 1957, ठीक है। तो स्पुतनिक V, अब इंडिया को स्पुतनिक V तो मिल जाएगी, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री का कहना है कि हम ये जो रशियन वैक्सीन है, हम इसे एसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि इंडिया में सीधे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे पार्टनरशिप्स, क्या क्या हो सकता है, तो इसको पूरा एसेस किया जाएगा, इंडिया एसेस करेगा। केवल स्पुतनिक V को ही एसेस नहीं करेगा, एनालाइज नहीं करेगा, बाकी और भी जितनी भी वैक्सीन है, जैसे एक तो आपको पता होगा इंडिया की फर्स्ट कैंडिडेट वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन, जिसे कौन बना रहा है, भारत बायोटेक, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, भारत बायोटेक, ठीक है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, भारत बायोटेक कोवैक्सीन इंडिया की फर्स्ट कैंडिडेट वैक्सीन है, ठीक है। इसके ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक न्यूज़ में, और लॉयर शुड रिप्रेजेंट जाधव। देखिए कुलभूषण जाधव कौन था, कुलभूषण जाधव जो है पाकिस्तान के लिए, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ईरान से उसे अरेस्ट करके पाकिस्तान लेके गए, और उस कुलभूषण जाधव के ऊपर आरोप लगाया। कुलभूषण जाधव ईरान में बिजनेसमैन था और इंडियन था, और एक्स नेवी में पहले जॉब करते थे कुलभूषण जाधव, और पाकिस्तान ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि जासूसी कर रहे हैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे थे और हमने तब इन्हें अरेस्ट किया। और 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाई थी, डेथ सेंटेंस। और फिर क्या हुआ था, जब इनके लिए डेथ सेंटेंस सुनाई थी, तो हमने अपील करी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ कोर्ट यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है कोर्ट, ICJ यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ICJ, और ये है कहाँ, द हेग नीदरलैंड्स में, ICJ नीदरलैंड्स में, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसमें 15 जजेस होते हैं, कोई भी जज बनता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ कि कितने जजेस होते हैं, 9 ईयर्स टेन्योर के लिए बनता है, 9 साल के टेन्योर, ये भी एग्जाम में आया कितने साल का टेन्योर होता है, 9 साल। और 15 के 15 जजेस की सिटीजनशिप अलग अलग होती है। एक इंडियन जज भी है, दलवीर भंडारी, इंडियन जज भी है दलवीर भंडारी, ठीक है। तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करी थी, तो ये एक तरीके कोर्ट है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से कुलभूषण जाधव को लेकर केस हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो हमने अपील करी थी, मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस गलत सुनाई है,
क्योंकि वो हमारा कहना था वो जासूस नहीं थे, वो इंडियन वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे लगा दिया उनकी डेथ सेंटेंस पे, और ऐसा बोला पाकिस्तान को कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए। कॉन्सुलर एक्सेस मतलब हमारे वहाँ पर कॉन्सुलेट हैं पाकिस्तान में, ठीक है, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स। एम्बेसी किसी भी कंट्री में एक होती है, कॉन्सुलेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए, हमारे मतलब जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं वो मिल सकते हैं कुलभूषण जाधव से, ठीक है। तो उन्होंने हमें मिलाया भी इस तरीके से कि जैसे बीच में शीशा है, ठीक है, और जो है हर वो हमारी बात सुन रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड लग रहा था, बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस लग रही थी, तो कुलभूषण जाधव खुल के बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो बीच में शीशा था, फोन के थ्रू एक तरीके से बातचीत करनी थी, तो कॉन्सुलर एक्सेस हमें प्रॉपर नहीं मिल पाया। और अब वहाँ पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट है उनका कहना है कि इंडिया जो है, ये कुलभूषण जाधव जो है, उनको एक लॉयर दिया जाए, पाकिस्तानी लॉयर। तो हमारा कहना है कि नहीं भाई, पाकिस्तानी लॉयर नहीं, कुलभूषण जाधव को रिप्रेजेंट करेगा इंडियन लॉयर, ठीक है। तो अवर लॉयर शुड रिप्रेजेंट जाधव, ये इंडिया का कहना है, ठीक है। नियम ये कहता है हमारा लॉयर रिप्रेजेंट करे जाधव को, पाकिस्तानी लॉयर नहीं, ठीक है। तो ऐसा इंडिया का कहना है, इस वजह से ये न्यूज में है। उसके अलावा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी आपको पता होगा, हांगकांग की बहुत सारी कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी हांगकांग की, हांगकांग, ठीक है। हांगकांग की जैसे यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ, अलग अलग यूएस के साथ। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब है कि अगर यूके का सिटीजन हांगकांग भाग के चला गया या हांगकांग का सिटीजन यूके आ गया, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। हम उनके जो सिटीजन क्राइम करके अगर भाग के आ गया, तो हम हांगकांग के क्रिमिनल को अरेस्ट करके हांगकांग को सौंप देंगे, ठीक है। बदले में हांगकांग क्या करेगा, हांगकांग में भी अगर कोई यूके का जो क्रिमिनल है भाग के हांगकांग चला गया, तो हांगकांग की पुलिस उसे अरेस्ट करके यूके को दे देगी। अब हांगकांग में क्या था, हांगकांग में पुलिस अलग थी, जुडिशरी अलग थी चाइना से। हांगकांग वैसे चाइना का पार्ट है, वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम। हांगकांग चाइना का ही पार्ट है लेकिन अलग सिस्टम है, मतलब मेनलैंड चाइना की पुलिस अलग थी, जुडिशरी अलग थी, हांगकांग की पुलिस और जुडिशरी अलग थी, इस वजह से एक्ट हुआ। लेकिन अब चाइना ने क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आया और हांगकांग में ही मेनलैंड की पॉलिसीज जो जुडिशरी या पुलिस एप्लीकेबल होगी, तो अब जब मेनलैंड चाइना की पुलिस यहाँ पर इंटरफेयर कर सकती है हांगकांग में, तो अलग अलग कंट्री ने फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अपनी तरफ से खत्म करी कि हम उसे अरेस्ट करके इंडिविजुअल को हांगकांग को नहीं सौंपेंगे। बदले में चाइना ने भी अनाउंस करा कि हम भी नहीं सौंपेंगे फिर, ठीक है। यूएस ने भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हांगकांग के लिए सस्पेंड करी है। तो हांगकांग गवर्नमेंट ने स्लैम कराया यूएस डिसीजन टू सस्पेंड ट्रीटी। हांगकांग गवर्नमेंट मतलब वो चाइना मेनलैंड चाइना का ही अब इंटरफेरेंस है, तो वही सारे डिसीजन ले रहे हैं हांगकांग के बिहाफ में, क्योंकि मेनलैंड चाइना का इंटरफेरेंस है। पहले हांगकांग के लिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब डिफरेंट था, लेकिन अब जो है इंटरफेरेंस है मेनलैंड चाइना का, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है। तो एक्स्ट्राडिशन क्या है, एक्स्ट्राडिशन एक तरीके का एक्ट है जिसमें हम किसी और टेरिटरी के या किसी और जुरिस्डिक्शन के क्रिमिनल को अपने यहाँ अरेस्ट करके वापस उन्हें सौंप देते हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है एक दूसरे के। उसके अलावा मॉनेटरी आर्सेनल मस्ट बी केप्ट ड्राई फॉर यूज, ये शक्ति कांता दास आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, मॉनेटरी एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी इसकी। अब आपको ये समझ में आना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है आरबीआई। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स होते हैं, कौन कौन से रेट्स हैं, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये इसके अलावा एसएलआर और भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसमें पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रेट्स में चेंजेस करता है। देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव, एक तो पहले आपको ये समझना है कि रेट्स के रिड्यूस होने से क्या होगा। अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स रिड्यूस हो जाएंगे, रेट्स डाउन का मतलब है रिड्यूस, रेट रिड्यूस होंगे तो इससे क्या होगा, चीप मनी हो जाएगा, चीप। और चीप मनी होने से क्या होता है, चीप मनी मतलब बहुत सस्ता उधार मिलेगा,
क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए तो लोन बहुत सस्ता मिलेगा, और जब कोई सस्ती होती है तो बिकती ज़्यादा है ना, तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, कैश का फ्लो मार्केट में बढ़ेगा, लिक्विडिटी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन है जीडीपी के लिए, फेवरेबल फॉर जीडीपी, क्योंकि मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ रहा है तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, सेल बढ़ सकती है, बिजनेस मैन को लगता है कि भाई फेवरेबल एनवायरमेंट है। और जब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को बढ़ाता है तो उससे क्या होता है, डियर मनी मतलब महंगा हो जाता है लोन, और उससे क्या होता है, जो कैश का फ्लो है वो गिर जाता है, ठीक है। कैश का फ्लो गिर जाएगा तो वो अनफेवरेबल होगा बिजनेस के लिए, अनफेवरेबल फॉर जीडीपी। लेकिन जीडीपी के लिए तो ये अनफेवरेबल है, लेकिन ये जो पॉलिसी होती है इन्फ्लेशन के टाइम पे फॉलो की जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन किस वजह से है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, अब मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना है तो डियर मनी पॉलिसी फॉलो करनी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं, ठीक है। तो आरबीआई का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है आरबीआई का, अगर महंगाई है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हमेशा आरबीआई का ऑब्जेक्टिव रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए आरबीआई रेट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए आरबीआई रेट्स को इंक्रीज करता है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है तब जीडीपी ग्रोथ उसका ऑब्जेक्टिव रहता है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है तो जीडीपी ग्रोथ फिर इतना ऑब्जेक्टिव में नहीं रहता। तो जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डाउन हो, बिजनेसमैन इजीली उधार ले और बिजनेस करे, उसे लगे कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ईएमआई भी कम बैठ रही है, तो फेवरेबल इन्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो इस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में यही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में आती है, हर 2 महीने में, एवरी 2 मंथ, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। 6 मेंबर इसमें होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक है। उसके अलावा एनएसएफई, ये जो है एनएसएफई आरबीआई का एक एजुकेशन प्लान है, ठीक है, जिसमें एनएसएफई ने, एनएसएफई की फुल फॉर्म क्या है, एनएसएफई की फुल फॉर्म है नेशनल स्ट्रेटेजी, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। ये 2020 से 2025 के लिए आरबीआई की नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रेडिट डिसिप्लिन, सेविंग हैबिट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या हो गया कि लोगों को बैंकिंग के फायदे या नुकसान दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। और जो है क्रेडिट डिसिप्लिन मतलब लोन लेने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, ठीक है, कि उसे वापस करना है, और डिसिप्लिन के साथ टाइमली ईएमआई वगैरह डिपॉजिट करें, ऐसा नहीं कि बीच बीच में ईएमआई टाइमली जमा नहीं कर रहे हैं या डिले हो रहा है, तो क्रेडिट डिसिप्लिन, ठीक है, वो मेंटेन करना है। मतलब अपना हिसाब किताब इस तरीके से बना के चलना है कि अननेसेसरी का लोन नहीं लेना, जितनी जरूरत है उतना ही लोन लेना है, और अपनी अर्निंग को भी देखना है, ठीक है। सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है, तो बैंक में क्योंकि अगर हम अपने पर्स में या इधर उधर कैश रखते हैं तो बेसिकली हम खर्चा ज्यादा करते हैं, तो सेविंग हैबिट नहीं होती तो उस वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेविंग हैबिट्स को भी इंक्रीज करना है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। तो आरबीआई का जो ये प्लान है वो एनएसएफई है, जिसमें अवेयरनेस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेयरनेस किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, अवेयरनेस का मतलब है जैसे लोगों को पता होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो किसी के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हो गया कि कोई तुम्हारे साथ इजीली फाइनेंशियल फ्रॉड ना करे, कि फोन आ गया कि आपके 25 लाख की लॉटरी निकली है, आपको ओटीपी बताना है, अपने कार्ड का नंबर बताएं, ये सारी चीजें लोग पूछते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इलिटरेट है, पढ़े लिखे हैं बहुत सारे लोग, तब भी एक तो होता है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इस वजह से फाइनेंशियल इलिटरेसी थी। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी फ्रॉड में फंस जाते हैं। अपना एटीएम, उनका एटीएम पिन लीक हो जाता है, एटीएम मिस हो जाता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ऑनलाइन आजकल फ़ोन बहुत आ रहे हैं कि हम कई बार बैंक से बोल रहे हैं और आपका जो आधार कार्ड है जो है वो अपडेट करना है, तो अपनी डिटेल बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, आपके पास ओटीपी आएगा वो बताएं। तो ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। तो लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना है, पता होना चाहिए बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग किस तरीके से होती है, प्रिकॉशंस किस तरीके से, फ्रॉड के चक्कर में फ्रॉड कॉल्स आती हैं, बैंक कभी भी आपसे पासवर्ड वगैरह नहीं पूछता, अपना पिन किसी को ना बताएं। तो ये सब अवेयरनेस बढ़ानी है बेसिकली इसमें, ठीक है।
तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एक तो रिलीज बाय आरबीआई सजेस्ट अ मल्टी स्टेक होल्डर लेड अप्रोच फॉर क्रिएटिंग फाइनेंशियली अवेयर, जैसे अभी हमने डिस्कस करा अवेयरनेस किस तरह, इंपावर्ड इंडिया, बहुत फायदा होगा उससे, ताकि उससे फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं होगा। कंटेंट कैपेसिटी, कम्युनिटी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ठीक है, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें उसके अलावा इसमें फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स कौन है? आरबीआई, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर, क्योंकि बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए तो आरबीआई से मिलेगा अगर किसी को भी बैंक खोलना है तो। 500 करोड़ पेड अप कैपिटल होती है मिनिमम, ठीक है। उसके अलावा IRDAI, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। इंश्योरेंस जितनी भी कंपनीज कर रही हैं इंश्योरेंस का बिजनेस, वो सब IRDAI के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेबी, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी, ठीक है। तो सेबी भी फाइनेंशियल रेगुलेटर है जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी फाइनेंशियल रेगुलेटर है, ये पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। पेंशन की जितनी भी स्कीम्स है इंडिया में उसे PFRDA रेगुलेट करता है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ऑथर ने बोला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है लोगों को बैंकिंग की तरफ जोड़ना, मतलब प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ईच एंड एवरी इंडियन, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ईच एंड एवरी इंडियन, बैंकिंग सर्विसेज टू ईच एंड एवरी इंडियन। देखिए बैंकिंग सर्विसेज ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? देखिए फाइनेंशियली लोग एक्सक्लूड हैं, एक्सक्लूड होने का मतलब ये है लोगों का बैंक में खाता तक नहीं है। इन सारे सेक्टर्स में लोग तभी आने वाले हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी तभी खरीदेंगे, शेयर मार्केट में पेंशन वगैरह, जब सबसे पहले लोगों का बैंक में अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी इंडिविजुअल की एंट्री बैंक से होती है जब वो बैंक में अकाउंट खोलते हैं, और जब वो बैंक में अकाउंट खोला उन्होंने तो फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट हो गए, तो फाइनेंशियली इंक्लूड हो गए लोग। और इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट तक नहीं है, बहुत सारे गरीब लोग। इसीलिए मोदी जी ने जनधन खाते की कैंपेन चलाई थी, जनधन खाते, कि भाई लोगों का जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है फाइनेंशियली इंक्लूड करना है। तो 30 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए थे, 30 करोड़ से ज्यादा 2014 के बाद जनधन खाते। तो इसे हमने बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन। लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ गए, उसके बाद ही वो चाहे इंश्योरेंस की पॉलिसी हो या शेयर मार्केट हो, उसके बाद ही लोग आगे वाले फाइनेंशियल सेक्टर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिंपल है, कई बार एग्जाम और इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ईच एंड एवरी इंडियन, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। ये जो है 1978 में एक शारदा एक्ट था 1929 का, जिसमें इंप्रूवमेंट किया गया था। और गर्ल्स की जो मैरिज की एज थी पहले थी 15 साल, 15 साल की उम्र के बाद गर्ल्स की मैरिज की जा सकती थी, बॉयज की मैरिज एज थी 18 साल 1978 से पहले। तो 1978 में जो शारदा एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 का शारदा एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया था और 15 से 18 कर दी थी लड़कियों की मैरिज एज, और लड़कों की 18 से 21 कर दी गई थी। फिर बाद में सरकार ने, क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, तो चेंजेस करे थे। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 में पास हुआ था, 2006 में। तो 2006 का कानून है फिलहाल प्रेजेंट में, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकता है। जो लड़कियां या लड़के 18 साल 21 साल से कम उम्र की में मैरिज करते हैं, तो ये कानून उन मैरिजेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। अब कोर्ट में मामला ये गया था, अब देखिए केस किसके ऊपर बनेगा। अगर कोई 17 साल की लड़की और 20 साल के लड़के की मैरिज हो, ये बॉय है और ये गर्ल, ठीक है, तो लड़का तो मैरिज कर नहीं सकता 21 से कम, तो लड़के के ऊपर केस बनेगा। अब मान लिया लड़की 19 साल और लड़का 20 साल, लड़के के ऊपर केस बनेगा, ठीक है। आपको ये सिंपल समझना है, ठीक है। केस लड़के के ऊपर बनेगा, लड़की के ऊपर नहीं बनेगा। लेकिन अगर 15 और 17 साल, ये लड़की और लड़का दोनों अंडर एज हैं, तो दोनों के ऊपर केस नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों बच्चे हैं। 18 साल से कम उम्र में तो वैसे भी केस बनता नहीं है, चाइल्ड उसमें आता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सुधार गृह भेजा जा सकता है। 18 साल से कम उम्र में क्राइम नहीं माना जाता बच्चों का, उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है, ठीक है।
तो आपको ये थोड़ा सा समझना है। उसके अलावा एक केस ऐसा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, जिसमें एक 17 साल का बॉय था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, 17 साल का लड़का था और 21 साल की लड़की थी, उनकी मैरिज हुई 21 ईयर्स, इन दोनों की मैरिज हुई थी। अब बात ये थी कि क्योंकि इसमें लड़कियों के अगेंस्ट तो एक्शन लिया नहीं जाता, अब क्या बॉय के ऊपर, लड़की हालांकि 18 से ऊपर थी, ठीक है, लेकिन लड़की के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, तो लड़के के ऊपर केस बनना चाहिए कि नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था यहाँ पर लड़के के ऊपर और लड़का भी, क्योंकि बच्चा है, लड़के के ऊपर भी केस नहीं होगा। और मैरिजेस ज्यादातर क्योंकि पेरेंट्स वगैरह डिसाइड करते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर केस नहीं बनेगा। तो आपको ही समझना है, लड़की के ऊपर यहाँ पर केस नहीं बनेगा, ठीक है, और लड़के के ऊपर यहाँ पर केस बनता है अगर वो 18 से ऊपर होता है लड़का, ठीक है, तो उसके ऊपर केस बनेगा, ठीक है। अगर वो 18, कोई भी मतलब कोई भी इंडिविजुअल 18 से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट उसके ऊपर केस बनता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिनकी एज 18 से ऊपर है, बॉयज या मेन, और वो 18 साल से कम की लड़कियों के साथ मैरिज करते हैं, ठीक है, और वरना मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।